गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं रणधीर सर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, इसमें हम बहुत सारा लेक्चर बना चुके हैं, जिसमें हम बता चुके हैं कि अप टू द डैम्पिंग टॉर्क तक। कहाँ तक? डैम्पिंग टॉर्क तक। अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो डैम्पिंग टॉर्क होता है वहाँ तक हम बता चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्या चीज़? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या चीज़ भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ क्या चीज? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को हम कितने तरह से क्लासिफाइड करते हैं? तो पहला है मेथड, पहला है मूविंग क्वाइल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, जिसमें क्वाइल मूव करता है। कौन मूव करता है? बीच का जो क्वाइल होता है, जिसे आप लोग देखते होंगे क्या चीज़, जैसे आप लोग देखते होंगे मोटर के बीच में जो क्वाइल होता है वही घूमता है, होता है कि नहीं? तो उसी बेसिस पे इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ना रहता है मूविंग क्वाइल में, जिसमें क्वाइल मूव करता है, वो होता है पहला कौन सा भाई? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनमो टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट, दोनों पढ़ना है आप लोगों को। दूसरा जो बेसिस है मूविंग आयरन मतलब एमआई इंस्ट्रूमेंट। इस बेसिस पे भी दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट मतलब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा को बोलते हैं रिपल्सन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट। कौन सा भाई? एक अट्रैक्शन टाइप और दूसरा कौन सा? रिपल्सन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। ड्यू टू किसके कारण? नेक्स्ट है थर्ड में ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के कारण। इसके कारण जो है इंस्ट्रूमेंट वो है क्वाड्रेंट QUARDRNT क्वाड्रेंट इफेक्ट, क्वाड्रेंट इलेक्ट्रोमीटर, क्वाड्रेंट इलेक्ट्रोमीटर, और दूसरा जो है वो है केल्विनो मल्टीसेलुलर वोल्टमीटर। केल्विनो मल्टीसेलुलर वोल्टमीटर, क्लियर ना। तो ये है। नेक्स्ट है फोर्थ में है ड्यू टू इलेक्ट्रोथर्मिक इलेक्ट्रोथर्मिक इफेक्ट। इसके कारण जो पहला पढ़ना है वो है हॉट बार इंस्ट्रूमेंट। कौन सा पहला है? हॉट बार इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है थर्मोकपल्ड इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट जो पढ़ना है तीसरा, उसको बोलते हैं बोलोमीटर, ठीक है ना। इलेक्ट्रोथर्मिक कहने का मतलब कि जब किसी भी सिस्टम में करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? हीट डेवलप होता है। वही हीट के कारण उसमें मेजरमेंट होता है क्या चीज़? वोल्टेज का, करंट का मेजर होता है, उसी पे बेसिस पे बनता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये हो गया। फिर नेक्स्ट है पांचवा में ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट। ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट, ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट के कारण
पहला होता है, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग इंस्ट्रूमेंट। ये एक रिंग रहता है जो दो भाग में टूटा हुआ रहता है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम सैडेड पोल इंस्ट्रूमेंट, सैडेड पोल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर ना, यही होता है। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को पढ़ना है, हम सबको पढ़ना है कौन सा भाई, ये पूरा पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है और ये पढ़ना है। ये टॉपिक और ये टॉपिक पढ़ना नहीं है। ठीक है ना, थर्ड और फिफ्थ पढ़ना नहीं है, बाकी हमको ये सारा का सारा पढ़ना है। ठीक है, तो हम ये सारा टॉपिक पढ़ेंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का। अभी हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, अभी हम स्टार्ट करेंगे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, तो आप लोग इसको उतारिए, फिर हम पीएमएमसी से भी स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कौन सा भाई, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। कौन सा, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, देखिए क्या चीज़ होता है, देखिएगा क्या चीज़ होता है। देखिएगा क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से हम समझिएगा, देखिएगा एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, ये रेड कलर से जो हम बनाए हैं ना, ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, रेक्टेंगुलर, एल्युमिनियम का रेक्टेंगुलर फॉर्मर है। क्या है, एल्युमिनियम का एक रेक्टेंगुलर फॉर्मर है, और इस पर ना मल्टी स्टैंडर्ड थीन पतला वायर से, मल्टी स्टैंडर्ड थीन मतलब कॉपर का पतला वायर से इस पर ऐसे क्वाइलिंग किया हुआ चारों तरफ। मतलब समझ लीजिए इस तरह से कि ये क्या हो गया भाई, ये एक रेक्टेंगुलर लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन रेक्टेंगुलर है, और इस पर क्या है ऐसे करके क्वाइलिंग कर दिए, लपेट दिए हैं। क्या चीज़, मल्टी स्टैंडर्ड थीन वायर, पतला वायर। ठीक है ना, पतला वायर क्या किया, इसको लपेट दिए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या किया कि इसका एक इंड को ना इस स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिए हैं। बताए थे कंट्रोलिंग स्प्रिंग है। स्प्रिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई, तो पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए, इसे हम बता चुके हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए क्या करते हैं, देखिए अब देखिए क्या होगा कि जब ये आप वायर तार को लपेटिएगा तो इसमें दो छोरा होगा, दो गो इंड होगा, एक इंड ये होगा, एक इंड यहाँ इससे कनेक्टेड होगा। बाहर से जो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल सप्लाई करेंगे तो एक यहाँ पर निकलेगा, यहाँ से लपटाने के बाद आएगा ना बाहर, और फिर इसमें एक कनेक्शन कर देंगे। क्या करेंगे उसके बाद देखिएगा क्या करेंगे कि इसमें बीच में एक शाफ्ट डाल देंगे, इसको बोलते हैं शाफ्ट। ये जो रॉड है बीच में जो ये रॉड गया है, ये वाला रॉड इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट, SHAFT, शाफ्ट। ठीक है ना, मतलब ऐसे करके वो शाफ्ट डाल दिए इसमें, ऐसे करके। ठीक है, और इसी में क्या किया, एक रेक्टेंगुलर जिससे ये रेक्टेंगुलर हो गया, इसमें ऐसे करके शाफ्ट लगा दिया, ऐसे करके इधर से। और ऊपर नीचे क्या किया भाई, ऊपर नीचे ज्वेल बेरिंग से, इसे हम बता चुके हैं, ज्वेल बेरिंग किससे, ज्वेल बेरिंग से इसमें अटैच कर दिए। ज्वेल बेरिंग एक ऐसा बेरिंग होता है जो इजीली मूव करता है उसमें कोई भी चीज़। ठीक है ना, चलिए तो ये क्या है, ये है स्प्रिंग, किसका बना हुआ है, फॉस्फर ब्रोंज का, इसे हम बता चुके हैं पहले। ये ज्वेल बेरिंग है, क्या है, ये ज्वेल बेरिंग है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं कि ये एल्युमिनियम फॉर्मर के यहाँ और यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, परमानेंट मैग्नेट, चंबुक जिसको बोलते हैं। किसका बनता है भाई, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकल का। ठीक है ना, आप मैग्नेट को आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं, नेचुरल भी मिलता है, आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं। अगर एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकल को मिक्स कर दिएगा तो मैग्नेट बन जाएगा, इसको बोलते हैं अल्निको, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये क्या हो गया, इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये क्या हो गया, इसका साउथ पोल हो गया। अब क्या होगा कि नॉर्थ पोल से अब क्या होगा, हम जानते हैं कि मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, कैसे, नॉर्थ से साउथ में। तो क्या होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। क्या निकलेगा, यहाँ से नॉर्थ से क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड निकलने के बाद कहाँ, किसके पास जाएगा, साउथ के पास जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, क्या कहाँ जाएगा, साउथ के पास जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, कहाँ से जाएगा, कि कहाँ जाएगा भाई, साउथ के पास जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, कहाँ पे जाएगा, साउथ के पास जाएगा। तो यही काम हुआ, क्या हुआ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकला, किसके पास गया, साउथ पोल में। किससे टकराते हुआ गया, तो बीच में जो क्वाइल रखा हुआ उससे टकराते हुए गया। ठीक है ना, अब देखिए क्या होगा, इस क्वाइल में जब हम करंट फ्लो करवाएंगे, किसमें, जो एल्युमिनियम फॉर्मर का जो क्वाइल है उसमें जब करंट फ्लो करवाएंगे, ठीक है ना, करंट फ्लो करवाएंगे तब क्या होगा, तब तो इसमें तब क्या होगा भाई, ये एल्युमिनियम का फॉर्मल था, इसमें हम क्या किए, करंट फ्लो करवाएं, करंट फ्लो किया। तो करंट जब फ्लो करेगा तो ये बायट-सावर्ट का एक नियम कहा हुआ था, बायट-सावर्ट लॉ। इन्होंने यही कहा था
कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लिया कि ये एक ऐसा कंडक्टर है, ये एक ऐसा तार है, वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? करंट। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पर फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स। क्लियर ना? क्या क्या बोले फिर से सुनिएगा। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो वही देखिए काम हो गया। ये एल्युमिनियम का फॉर्मर हो गया। एल्युमिनियम का जो फॉर्मर है इसमें क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। और ये कहाँ रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए ये डॉट डॉट लाइन से क्या दिखा है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या दिखा है? ये डॉट डॉट लाइन से मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से किधर? साउथ की तरफ। और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रखा हुआ है? ये कॉइल रखा हुआ है। इसमें हम एक्सटर्नली बाहर से जिसको हमको मेजर करना है, मान लिया मेजर करना है वोल्टेज को या तो करंट को कि कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, तो उसका कनेक्शन कर देंगे इस कॉइल में। एक यहाँ पे कनेक्शन, एक यहाँ पे कनेक्शन। तो इसमें क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करने लगेगा। तो जब करंट फ्लो करेगा, जैसे कि एगो बल्ब को जलाने के लिए दो टर्मिनल होता है ना जी। एगो बल्ब को जलाइए, पंखा चलाइए, तो कई गो उसमें तार होता है? 2 तार फंसाता है। तो एक तार यहाँ पे और एक तार यहाँ पर, वही काम यहाँ पे। ठीक है ना? तो जैसे ही इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो कॉइल क्या करेगा? कॉइल पे फोर्स लगेगा। किसके अनुसार से? बायट-सावर्त लॉ से। इन्होंने क्या कहा था कि वेन इवेन, ये देखिए आगे लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये हम बताए हैं। ठीक है ना? बायट-सावर्त लॉ ने बोला था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो क्या होगा? उसमें फोर्स लगेगा। ठीक है ना? तो वही काम हो रहा है कि ये इसमें जब करंट फ्लो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा? ऐसे करके रोटेट करेगा। क्या करेगा? रोटेट करेगा। ऐसे करके क्या करेगा? रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तो क्या होगा भाई? ये जो स्पिंडल है ये भी घूमेगा। तब पॉइंटर इसमें लगाओ, पॉइंटर यहाँ से डिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा? पॉइंटर जो है जब ये रोटेट करेगा, बीच वाला सिस्टम जब रोटेट करेगा तो ये पॉइंटर क्या होगा? यहाँ से ऐसे करके रोटेट। जब ये घूमेगा तो ये पूरा सिस्टम घूमेगा, तब पॉइंटर भी घूमेगा। पॉइंटर बना हुआ रहता है किसका? एल्युमिनियम का। पॉइंटर किसका बना हुआ रहता है? एल्युमिनियम का। ठीक है ना? तो ये क्या होगा? घूमेगा। जितना आप अधिक करंट सप्लाई कीजिएगा उतना दूर तक इसमें जाएगा, जितना कम करंट सप्लाई कीजिएगा उतना कम दूर जाएगा। क्लियर? तो यही काम हो रहा है इसमें, यही काम हो रहा है। तो यही होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। पीएमसी में हम क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं कि हम बाहर से एक्सटर्नली जो वोल्टेज या करंट सप्लाई किए हैं, ये वोल्टेज और करंट कितना होगा इसको मेजर करने के लिए हम ये सब काम करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है ना? इसका कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। देखिएगा इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। द पीएमसी इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक? मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। देखिए व्हेन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इन दिस इंस्ट्रूमेंट इज प्रोड्यूस ऑन द बेसिस, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन दिस इंस्ट्रूमेंट इज प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे प्रोड्यूस होता है? इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है पॉइंट, ये जो पूरा सिस्टम घूमता है तो किस बेसिस पे घूमता है? तो देखिएगा व्हेन इवन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, द कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स दैट टेंड्स टू अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही कहा गया। ये कौन सा बोले थे? ये बायट-सावर्त लॉ बोले थे। बायट-सावर्त लॉ का यही स्टेटमेंट था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है जो कि टेंड्स टू अवे मतलब दूर लेके जाता है, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से दूर लेके जाता है। तो जैसे ये फोर्स लगेगा, जैसे भी किसी भी सिस्टम पे फोर्स लगेगा तो क्या करेगा? वो रोटेट करना, घूमना स्टार्ट कर देगा। जब ये जैसे कि पहले ऐसे रखा हुआ था ना, और इससे एक पॉइंटर कनेक्टेड था। क्या कनेक्टेड था? ऐसे करके एक पॉइंटर कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है? और अब फोर्स लगेगा, ऐसे पॉइंटर है, फोर्स लगेगा इस पे, तो ये एल्युमिनियम का फॉर्मूला हो गया। फोर्स लगेगा तो क्या होगा? ऐसे करके घूमेगा। ठीक है? पहले ऐसे था, अब क्या करेगा? घूमेगा। तो कितना घूमेगा भाई? तो जितना अधिक आप बाहर से फोर्स लगाइएगा, जितना अधिक आप इसमें अप्लाई कीजिएगा क्या चीज़? करंट या वोल्टेज, तो उसी के अनुसार से इस पर फोर्स लगेगा, उसी के अनुसार से क्या होगा? ये घूमेगा।
क्लियर ना, यही काम होता है, समझे। तो एक बार और थोड़ा फिगर को समझ लीजिएगा कि ये रेड कलर से बना है जो अल्युमिनियम का फॉर्मर है, किसका, अल्युमिनियम का बना हुआ एक रेक्टेंगुलर फॉर्मर है। कैसा, रेक्टेंगुलर फॉर्मर। ये किसी भी तरह का हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। सिलेंड्रिकल भी हो, देखते होंगे आप लोग मोटर वोटर जो रहता है ना उसके अंदर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का रहता है, तो ये सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, क्या होता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है जो एक एल्युमिनियम का फॉर्मर है जिसपे हम क्या का बना हुआ है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्मर है। कैसा, रेक्टेंगुलर फॉर्मर। ये किसी भी तरह का हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। सिलेंड्रिकल भी हो, देखते होंगे आप लोग मोटर वोटर जो रहता है ना उसके अंदर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का रहता है, तो ये सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, क्या होता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है जो एक एल्युमिनियम का फॉर्मर है जिसपे हम क्या किए, क्वाइलिंग किए हैं, पतला पतला तार से क्या कर दिए, पूरा का पूरा क्वाइलिंग कर दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद इधर और इधर क्या कर दिए, एक परमानेंट मैग्नेट लगा दिए। परमानेंट मैग्नेट का बना हुआ रहता है अल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकल का, क्लियर, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना। उसके बाद क्या किए, इसमें दो को स्प्रिंग, इसमें इसको कंट्रोल करने के लिए कितना स्प्रिंग लगता है, दो को, एक अपर स्प्रिंग एक लोअर स्प्रिंग, और ज्वेल बेरिंग लगा दिए, बीच में सॉफ्ट डाल दिए, सॉफ्ट बोल जिसको बोलते हैं, सॉफ्ट, ठीक है ना, जिसके सहारे ये कनेक्टेड होता है। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा कि जब अब देखिए ये परमानेंट मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, नॉर्थ से किधर, साउथ की तरफ करेगा ना, नॉर्थ से किधर, साउथ की तरफ करेगा। अब क्या होगा कि जब आप इसमें कनेक्शन कीजिएगा, किस में, इस कॉइल में, बाहर से आप जिसको मेजर करना चाहते हैं उसका कनेक्शन कर दीजिए, किस में, इस कॉइल में। जैसे कनेक्शन कीजिएगा तो क्या होगा भाई, इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, किस में, इस कॉइल में। अब करंट फ्लो करेगा, तब बायॉट सावर्ट ने क्या कहा था कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ रहता है तो उस पर फोर्स लगता है, एक्सपीरियंस से फोर्स उस पर लगता है, जो क्या करता है उसको दूर लेके जाता है। तो वही काम होगा कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के कारण क्या होगा, ये घूमना स्टार्ट कर देगा। तो जितना फोर्स लगेगा उसी के अनुसार से क्या होगा, घूमेगा। उसके बाद ये पॉइंटर इससे कनेक्टेड होगा शाफ्ट से, जब ये घूमेगा तो ये पॉइंटर भी घूमना स्टार्ट कर देगा। जब घूमेगा तो जितना फोर्स लगाइए, जितना बाहर से इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज सप्लाई कीजिएगा तो उसी के अनुसार से क्या होगा, ये घूमेगा, क्लियर ना। आप लोग इसको पहले बना लीजिए, फिर हम सब बताते हैं। चलिए थोड़ा अब आगे समझिएगा। अब आगे समझिएगा कि ये इसका इस्तेमाल क्यों किया गया है। इसका ये है पोल शू, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पोल शू। ये बना हो रहा था सॉफ्ट आयरन का, ठीक है ना। तो देखिए समझिएगा, इस पॉइंट को जरा समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए क्या हो रहा है कि इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, किधर से, नॉर्थ से किधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से जा रहा है, किधर भाई, नॉर्थ से जा रहा है, ये नॉर्थ है और किधर है, ये साउथ है। नॉर्थ से निकल के मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, साउथ पे जा रहा है। अब देखिए क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना, कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाता है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाता है। हर चीज़ एक दूसरे पे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो एक दूसरे पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे भी लगाएगा, ये इस पे लगाएगा और ये इस पे भी लगाएगा। तो वही काम हो रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे लगा रहा है। उसी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे लगा रहा है, क्लियर ना। देखिए क्या हो रहा है कि जो बीच वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये जितना फोर्स ऊपर से नीचे इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स नीचे से ऊपर लगाएगा, तो इस पे इक्विवेलेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जितना कस के ये नीचे ढकेलेगा उतना ही कस के ये भी नीचे से ऊपर ढकेलेगा। तो टोटल का टोटल फोर्स इस पे कितना हो जाएगा, 0। लेकिन इस पे बात कीजिए, इस पे ये तो नीचे से ऊपर ढकेल रहा है, इसको इसके ऊपर कोई ढकेलने वाला नहीं है। उसी तरह से इस पे ये यहाँ से नीचे ढकेल रहा है, तब क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस नेचर का नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डेविएट कर जाएगा। क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, डेविएट कर जाएगा। तो जब डेविएट कर जाएगा तो यहाँ का एरिया बढ़ जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ गए। तो एरिया बढ़ जाएगा ना, एरिया बढ़ जाएगा तो कैलकुलेशन जितना आप करना चाहते हैं वो कैलकुलेशन नहीं होगा, बल्कि उसमें एरर आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर का ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, इन दोनों का, यहाँ और यहाँ, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस को कम कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे डिस्टेंस कम होगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, सीधे इसमें घुस जाएगा। डिस्टेंस इसके बीच का गैप कम होगा तो डेविएशन होने का चांसेस कम होगा। तो वही काम यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं कि इस तरह से लगाते हैं, किसका, लोहा का।
तो परमानेंट मैग्नेट जो होता है, परमानेंट मैग्नेट जो होता है, इसके लास्ट पोर्शन में हम एक सॉफ्ट आयरन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? सॉफ्ट आयरन, लोहा लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं पोल शू। क्या बोलते हैं? पोल शू। क्लियर? यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पर किस लिए लगाते हैं? ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरा रेडियल रह सके। कैसा रह सके? रेडियल। समझे ना? अगर ये इस तरह से हो जाएगा तो यहाँ पर का गैप बढ़ जाएगा, यहाँ पर का गैप बढ़ जाएगा, तो एरिया बढ़ जाएगा ना, तो इसमें एरर आने लगेगा कैलकुलेशन में। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं भाई कि ये दोनों किनारा पे क्या लगाते हैं? पोल शू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पोल शू। क्लियर? वो आया समझ में आता? ठीक है ना? तो चलिए अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में हम देखते हैं। क्या चीज? कंस्ट्रक्शन के बारे में तो इसमें जो फिक्स सिस्टम है, कौन कौन सा सिस्टम फिक्स्ड है, पहले ये हम जानते थे। इसमें फिक्स कौन कौन सा है? ये परमानेंट मैग्नेट फिक्स्ड है, ये घूम नहीं रहा है। ठीक है ना? परमानेंट मैग्नेट के साथ लगा हुआ ये पोल शू, ये भी फिक्स है कि नहीं फिक्स? ये ज्वेल बेरिंग फिक्स है। तो फिक्स सिस्टम इसमें कौन कौन हो गया? परमानेंट मैग्नेट हो गया, पोल शू हो गया, ज्वेल बेरिंग हो गया। मूविंग सिस्टम कौन कौन है भाई इसमें? तो मूविंग सिस्टम इसमें कौन कौन है भाई? तो मूविंग सिस्टम इसमें है कौन कौन है? तो देखिए ये अल्मुनियम का फॉर्मर हो गया, ये मूव करता है। इसके साथ ये कॉपर का कॉइल है, ये भी मूव करता है। इसके साथ ये जो शाफ्ट लगाएं या स्पिंडल बोलिए, इसको शाफ्ट बोलते हैं या स्पिंडल, ये भी देखिए मूव करता है। इसको शाफ्ट बोलते हैं या क्या बोलते हैं? स्पिंडल। क्या बोलते हैं? स्पिंडल। ठीक है ना? तो ये स्पिंडल भी मूव करता है। उसके बाद ये क्या मूव करता है? इसमें ये जो स्प्रिंग है ये भी मूव करता है। ये पॉइंटर मूव करता है। पॉइंटर किसका बना हुआ रहता है? अल्मुनियम का बना हुआ रहता है। तो ये भी क्या होता है? ये भी मूव करता है। ठीक है ना? तो इसमें जो मूविंग पार्ट है, कौन कौन सा है? ये अल्मुनियम फॉर्मर, कॉइल हो गया, स्प्रिंग हो गया, शाफ्ट हो गया, पॉइंटर हो गया। इतना पार्ट क्या करता है? मूव करता है। क्लियर? वहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिएगा क्या क्या चीज़ हुआ है। देखिए पॉइंट्स सुनाएगा। द फिक्स सिस्टम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ, इस सिस्टम में कौन कौन सा चीज़ फिक्स होता है? द परमानेंट मैग्नेट विथ स्फेरिकल शेप ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। ये जो है कोर, ये है जो कोर, कैसे रहता है? स्फेरिकल। कैसे रहता है? स्फेरिकल। सॉफ्ट आयरन कोर एंड 2 ज्वेल बेरिंग आर कनेक्टेड एट द अपर एंड लोअर एंड। 2 ज्वेल बेरिंग कहाँ भाई? अपर और लोअर एंड में। ठीक है ना? ये परमानेंट मैग्नेट हो गया, इसके साथ सॉफ्ट आयरन कोर हो गया, और 2 ज्वेल बेरिंग हो गया। ठीक है ना? द मूविंग सिस्टम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन सा पार्ट मूविंग है? कंसिस्ट ऑफ स्पिंडल, ये जो स्पिंडल है जिसको बोलते हैं शाफ्ट या स्पिंडल ऑन विच ए पॉइंटर, इसके साथ क्या कनेक्ट है भाई? ये वो पॉइंटर कनेक्ट है। ए सेट ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग, एक क्या है? 2 कंट्रोल स्प्रिंग है ना? कंट्रोल स्प्रिंग एंड रेक्टेंगुलर शेप्ड अल्मुनियम फॉर्मर। और ये कौन सा? जो ये एक रेक्टेंगुलर का शेप का अल्मुनियम फॉर्मर है, जिस पे अल्मुनियम फॉर्मर डैट कैरीज ए मल्टी स्टैंडर्ड थीन, पतला वायर। कैसा वायर? थीन कॉपर वायर एज शोन इन द फिगर, जिस पे क्या हुआ है भाई? एक पतला वायर से इस पे लपेटा हुआ है, कॉइलिंग किया हुआ है। ठीक है ना? ठीक है। अब देखो जितना भी ये सिस्टम है, जितना भी ये पूरा का पूरा अल्मुनियम फॉर्मूला जो मूविंग पार्ट वाला सिस्टम है, इसको हम इसके बीच में रखते हैं, सेंटर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? सेंटर में। वही देखो कहा गया है द स्पिंडल एलोंग विथ अल्मुनियम फॉर्मर आर सेंट्रली, कैसे रखा जाएगा? सेंट्रली विथ रिस्पेक्ट टू सॉफ्ट आयरन कोर। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसके सेंटर में रखेंगे। कौन सा? ये पूरा का पूरा सिस्टम को, स्पिंडल के साथ जो अल्मुनियम फॉर्मर है। ठीक है? अब देखिए इसका काम क्या है? ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसका काम क्या है? द यूटिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, द यूटिलिटी मतलब काम, यूज। द यूटिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इज टू मेक, बनाता है। क्या बनाता है? मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल इन नेचर। क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहा? रेडियल। रेडियल मतलब एक डायरेक्शन में रहे, रेडियल इन नेचर। क्लियर ना? राइट डाउन। चलिए आगे देखिएगा कि इसमें जो ये स्प्रिंग होता है, इसमें जो स्प्रिंग होता है, 2 स्प्रिंग, एक लोअर स्प्रिंग एक अपर स्प्रिंग, इसको कैसा होना चाहिए? तो वही देखिए यूटिलिटी ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग। कंट्रोल स्प्रिंग का पहला काम क्या चाहिए? तो पहला काम है क्या भाई कि ये पॉइंटर को कंट्रोल करता है। दे आर यूज टू प्रोड्यूस कंट्रोलिंग टॉर्क। पहला काम क्या है? ये कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करता है। कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है हम ये बता चुके हैं पहले कंट्रोलिंग टॉर्क में। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट, दे आर आल्सो यूज टू लीड। लीड मतलब आगे, लीड द
करंट इन द मूविंग कॉइल। देखिए जो आपका मेन करंट है, जो आपने बाहर से करंट सप्लाई किया है, वो किस में सप्लाई करना पड़ता है? इसमें सप्लाई करना पड़ता है स्प्रिंग में पहले। तो लीड करंट इसी से फ्लो होता है, किससे? स्प्रिंग से होते हुए, ठीक है ना। इसलिए हम दो स्प्रिंग लगाए हैं। एक स्प्रिंग में क्या जाता है? करंट जाते हुए इसमें जाता है, ठीक है। तो यही होता है लीड द करंट इन द मूविंग कॉइल। क्लियर? अब देखिए क्या क्या चीज क्वालिटी होना चाहिए, इसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ स्प्रिंग। तो पहला, अब देखिए अब क्या क्या होना चाहिए, इट शुड हैव लो रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो करंट तो कम ना फ्लो करेगा जी। तो जितना आप मेजर करना चाहते हो वो मेजरमेंट नहीं हो पाएगा, पहला काम। दूसरा काम ये होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो टेम्परेचर डेवलप होता है। तो टेम्परेचर अगर डेवलप हो तो इसका लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, या तो इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। कहने का मतलब इट शुड हैव लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। लो, ये भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये सारा का सारा गुण अवेलेबल है किस में? फॉस्फर ब्रोंज में। इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉस्फर ब्रोंज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर ना? तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसका एक्सप्रेशन, इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन बताते हैं, ठीक है। आप लोग उतार लीजिए पहले। चलिए देखते हैं जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्या है, वी नो दैट फोर्स ऑन द कॉइल। जब ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या लगेगा? इस पर फोर्स लगेगा। इस फोर्स का वैल्यू कितना होता है? F बराबर होता है I × L क्रॉस B, L फॉर लेंथ, ठीक है ना। जैसे देखिए, और B क्या है? B है मैग्नेटिक फील्ड। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर देखिएगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और लेंथ कैसे? लेंथ ऐसे है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और लेंथ ऐसे है, तो ये एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो BIL × sin थीटा होता है कि नहीं? तो BIL sin क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग पढ़े होंगे क्रॉस वेक्टर में, ठीक है ना। तो BIL sin थीटा होता है। थीटा बराबर कितना? 90, sin 90 की वैल्यू 1, यानी F बराबर जो फोर्स लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा भाई? BI × L लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए टॉर्क ऑन एल्युमिनियम फॉर्मर, कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है? तो ये एल्युमिनियम फॉर्मर हुआ, तो लेंथ के अबाउट फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो क्या होगा? ये घूमेगा। देखिएगा यहाँ पर इसके अबाउट फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो क्या होगा? ये घूमेगा। किसके अबाउट? इस विड्थ के अबाउट, है ना। ऐसे है ना जी, इस पर फोर्स लगा, तुम ही दिमाग लगाओ। इस पर ऐसे है ये, इस पर फोर्स लगाओ लेंथ पर, तो क्या होगा? ये घूमेगा। नहीं घूमेगा? ऐसे करके फोर्स लगाइएगा तो ये है सिस्टम, इस पर फोर्स लगाइएगा तो घूमेगा ना। ये इस पर फोर्स लगाइए, क्या करेगा? घूमेगा। यही काम यहाँ पर हो रहा था। टॉर्क बराबर क्या होता है? पढ़े होंगे R क्रॉस F। तो R के यहाँ पर क्या होगा? B होगा, B क्रॉस F होगा। यहाँ पर फिर क्या है भाई? B देखो ऐसे है, B कैसे? ऐसे है, फोर्स लग रहा है ऐसे, तो दोनों क्या होगा? फिर थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? B × F × sin 90 डिग्री। फिर sin 90 का वैल्यू कितना? 1 होगा, यानी क्या होगा भाई? टॉर्क बराबर क्या होगा? टॉर्क बराबर होगा F × B। F × क्या होगा भाई? B होगा ना। तो F × B, तो F के ऊपर कितना पुट होगा? F बराबर कितना आया था? BIL हो गया, तो B × I × L, और B के ऊपर ये। अब देखिए L × B बराबर क्या होगा? एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई। रेक्टेंगुलर है ना जी, कैसा है? रेक्टेंगुलर है, तो ये क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कितना हो गया भाई? टाउ बराबर हो गया BIA। B4 कैपिटल B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। I क्या है? इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। A क्या हो गया? इस एल्युमिनियम का रेक्टेंगुलर फॉर्मर का एरिया ऑफ एल्युमिनियम रेक्टेंगुलर फॉर्मर, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो टॉर्क लगा कितना? एक टर्न के लिए टॉर्क ड्यू टू 1 टर्न। ऐसा जी एक तार लपेटा हुआ है, लेकिन एक तार नहीं लपेटा हो रहा था, बल्कि क्या हो रहा था? N हो रहता है। तो टॉर्क ड्यू टू N टर्न, तो N से मल्टीप्लाई होगा। N से क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो टाउ डी का जो वैल्यू आया कितना है? NBI × A हुआ। जहां पर वेयर N, B एंड A, देखिएगा N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न, B क्या है? परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है? इसका एरिया। तो ये तीनों के तीनों क्या है? आर कांस्टेंट। क्या है भाई? आर कांस्टेंट। क्या होगा? ठीक है ना। कभी भी इसका नंबर ऑफ टर्न चेंज नहीं होगा। इसमें जितना नंबर में बाइंडिंग आप किए कभी चेंज होगा? वो चेंज नहीं होगा। दूसरा, इसका मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। तीसरा, इसका जो एरिया होगा किसका? इस एल्युमिनियम फॉर्मर का, क्या इसका लंबाई चौड़ा बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। बदल सकता है क्या? I करंट,
करंट आप बाहर से कभी 2 एम्पियर सप्लाई कीजिए, कभी 4 एम्पियर सप्लाई कीजिए, कभी 6 एम्पियर सप्लाई कीजिए, तो इसमें वेरिएबल क्वांटिटी हुआ कौन, आई, बाकी एन बी और ए क्या है, कांस्टेंट है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि टाउ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, करंट आई का होगा, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी होता है, तो बोल सकते हैं कि टाउ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, भी का होगा। बोलिए कोई दिक्कत, मतलब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा या तो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या तो वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर ना। चलिए यहाँ तक बना लीजिए। चलिए देखिएगा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया टाउ डी बराबर एन बी ए इंटू आई, जहाँ पर एन बी ए कॉन्स्टेंट, ये टाउ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हुआ। हम लिख सकते हैं टाउ डी बराबर K1 इंटू आई लिख सकते हैं। इसको हटाइएगा तो वो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, K1 का वैल्यू क्या होगा, एन इंटू बी इंटू ए के बराबर होगा, ठीक है ना। अब बी नोट एट स्टेडी स्टेट पॉइंट पे क्या होता है, टाउ डी बराबर होता है टाउ सी, होता है कि नहीं। अब इसमें कैसा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया, तो स्प्रिंग कंट्रोल, ड्यू टू स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है जी, तो क्या होगा भाई, स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म हम पढ़े थे, टाउ सी बराबर क्या होता है, K इंटू थीटा, याद करो जाके देखना, स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म में ये काम है। तो अब देखिए टाउ सी बराबर क्या, K इंटू थीटा, अब टाउ डी बराबर क्या पुट होगा, K1 इंटू आई यहाँ पे, और टाउ सी बराबर क्या होगा, K इंटू थीटा। तो हम बोल सकते हैं ना कि थीटा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्यों, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो थीटा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो थीटा अगर आई बढ़ेगा, अगर आई क्या होगा, अगर आई बढ़ेगा तो थीटा ही बढ़ेगा, तो कहने का मतलब स्केल कैसा होगा, लीनियर होगा। कैसा होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा, जो थीटा और आई के बीच का, आई या भी दोनों में कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा भाई, लीनियर बनेगा। अगर वोल्टेज या करंट बढ़ता है तो थीटा के वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, तो इसका स्केल कैसा बनता है, लीनियर बनता है। कैसा बनता है, लीनियर बनता है, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग उतारिए। चलिए समझिएगा, एक लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। देखिए इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट मैग्नेट होने के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा, हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। फिक्स होने के कारण, परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स होने के कारण इसमें सिर्फ और सिर्फ मेजर किया जाता है डीसी सिग्नल का। जैसे डीसी करंट, डीसी वोल्टेज का ही हम मेजरमेंट कर सकते हैं, एसी का नहीं, क्योंकि एसी में क्या होता है, एसी में हमेशा वेरीज करता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जबकि डीसी में क्या होता है, हमेशा एक डायरेक्शन में रहता है। तो इसमें भी परमानेंट मैग्नेट होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है कि नहीं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डीसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब वोल्टेज और करंट सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, डीसी सिग्नल के लिए। क्लियर ना। तो ये हुआ आप लोगों का परमानेंट मैग्नेट का पूरा डिस्कशन। हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे परमानेंट अमीटर, पीएमएमसी अमीटर और पीएमएमसी वोल्ट मीटर, ठीक है ना। चलिए ठीक, और जितना हम अभी तक पढ़ाए हैं सबका हम नोट्स अभी आपको भेज देते हैं, आप लोग उसको बना लीजिएगा, नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए ठीक, थैंक यू।